किसी देश में जब अशांति और उथल-पुथल होती है तो उसका असर सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहता। उसकी चिंगारियां वहां के लोगों की जिंदगी झुलसा देती। नेपाल का आज ऐसा ही हाल है। नेपाल में चल रहे जेनजी प्रोटेस्ट में आज क्या हुआ, सबसे पहले वो जान लेते हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नेपाल आर्मी को पूरे देश में कर्फ्यू लागू करना पड़ा। सेना ने बुधवार को कहा कि वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए पहले से नेपाल में जो प्रतिबंध लागू थे उन्हें आज यानी 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक जारी रखा जाएगा और इसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लागू होगा जो अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलेगा। आर्मी का कहना है कि आंदोलन के नाम पर कई असामाजिक और हिंसक समूह लोगों पर हमले कर रहे हैं, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं और डराने धमकाने के साथ सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटनाओं की भी कोशिश हुई। नेपाल में स्थिति के बिगड़ने का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। बुधवार को इंडिगो एयरलाइंस ने घोषणा की कि काठमांडू आने जाने वाली सभी उड़ानें 10 सितंबर शाम 6 बजे तक रद्द रहेंगी। एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस ने भी कई उड़ानें रद्द की। दरअसल मंगलवार को जब प्रदर्शनकारी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तब सेना ने एयरपोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। नेपाल के हालात देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को सतर्क किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक नेपाल में स्थिति सामान्य नहीं होती भारतीय नागरिकों को यात्रा से बचना चाहिए। जो भारतीय पहले से नेपाल में मौजूद हैं उन्हें अपने ठिकानों पर ही सुरक्षित रहने, सड़कों पर न निकलने और पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। नेपाल आर्मी ने विदेशी नागरिकों से भी अपील की है कि अगर वो नेपाल में फंसे हैं और मदद चाहते हैं तो नजदीकी सुरक्षा बलों से संपर्क करें। इस आंदोलन की कमान ज्यादातर जेनजी छात्रों और युवाओं के हाथ में है। उन्होंने रेडिट, वीपीएन और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर नेताओं के भ्रष्टाचार, उनके बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में सवाल खड़े किए। केपी चोर, देश छोड़ो और डोंट किल स्टूडेंट जैसे नारे इस आंदोलन में गूंजते रहे। नेपाल के इन प्रदर्शनों को इंटरनेशनल मीडिया में दुनिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट कहा गया, लेकिन अब नेपाल के ही युवा या कहें जेनजी इसे नेशनल प्रोटेस्ट बता रहे हैं। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुए एक विरोध की तरह न देखा जाए। इस प्रदर्शन का सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि इसमें अब तक 20 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 600 से भी ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये नेपाल के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे हिंसक घटना बन गई। ये आंदोलन दरअसल कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। सरकार का तर्क था कि इन कंपनियों ने ऐप्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की, लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये फैसला युवाओं की आवाज़ को दबाने का जरिया है। इस फैसले से छात्रों और युवाओं में गुस्सा बढ़ा। हालांकि सोमवार देर रात सरकार ने ये बैन हटा भी लिया, लेकिन तब तक आंदोलन ने राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया था। कुल मिलाकर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी हालात चिंताजनक रहे, क्योंकि प्रदर्शन तब भी नहीं रुके बल्कि राजकीय इमारतों में आगजनी का सिलसिला जारी रहा। कल की तस्वीरों में हमने देखा कि संसद भवन और मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन गुस्साए प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके। शाम होते होते नेपाल का सिंह दरबार भी आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। सिंह दरबार जो नेपाल का सचिवालय है, जहां से देश को चलाने के कई जरूरी काम पूरे होते होंगे, उसको भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। सिंह दरबार के पास स्थित सुप्रीम कोर्ट का भवन भी प्रदर्शनकारियों द्वारा निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पर भीषण आग लगाई गई। भीड़ ने प्रधानमंत्री निवास पर तोड़फोड़ और आगजनी की। काठमांडू और ललितपुर समेत कई जिलों में सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारियों ने रास्ते बंद कर दिए। नवलपरासी वेस्ट जिले की एक जेल में कैदियों ने आग लगा दी और नारेबाजी करते हुए 500 से भी ज्यादा कैदी भाग निकले। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा करने तक की कोशिश की, जिस पर सेना ने नियंत्रण संभाला। काठमांडू के प्रमुख मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशन के दफ्तर में भी आग लगा दी गई। राजधानी काठमांडू से लेकर कई जिलों में सड़कों पर आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई। जिन जगहों पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां का काम ठप हो गया। नेपाल के मौजूदा हालात से वहां के युवाओं की नाराजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन क्या इसकी भरपाई या इसका मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां के लोगों को ही नहीं चुकाना पड़ेगा?
जिस प्रोटेस्ट का मकसद देश को आगे बढ़ाना था, वही प्रोटेस्ट अब देश की प्रगति को पीछे धकेलने की वजह बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और पब्लिक सेफ्टी तीनों पर खतरा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस हिंसा और तबाही को संभालने में भी तो उसी देश का पैसा और रिसोर्स लगेंगे। सड़कों की मरम्मत, जली हुई गाड़ियों और दफ्तरों की भरपाई और सिक्योरिटी मेजर्स, इन सब का खर्चा आखिर उसी देश के नागरिकों की जेब से जाएगा। यानी आखिर में पिसने वाली जनता ही, चाहे खराब व्यवस्था से परेशान होती रहे या सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करे। इसी बीच नेपाल में जेनजी प्रदर्शन के दौरान बालेन शाह, जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। शुरुआत में उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया और अपने संदेश में लिखा, मेरी पूरी सहानुभूति युवाओं के साथ है, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ को बढ़ावा न देने की बात भी कही। उन्होंने कहा, कृपया जेनजी, देश आपके हाथों में है, इसे बनाना आपका काम है, और चेतावनी दी कि आगे की कोई भी हानि अंततः हम सभी को भुगतनी पड़ेगी। अगर भारत और नेपाल के रिलेशंस की बात करें तो इन दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी होने तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिससे लोग बिना वीज़ा, पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। धर्म, संस्कृति और इतिहास ने इन संबंधों को और भी मजबूत बनाया है। नेपाल को हमेशा से भारत की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर भरोसा रहा है और भारत भी नेपाल को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह देखता आया है। नेपाल एक रेमिटेंस ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी वहाँ की जीडीपी का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले पैसों पर टिका है। लोग रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में बाहर जाते हैं। भारत उनकी पहली पसंद होता है क्योंकि यहाँ आना सबसे आसान है और भाषा, संस्कृति भी मिलती जुलती है। इसी तरह भारतीय भी नेपाल जाते हैं व्यापार, छोटे मोटे कारोबार, एजुकेशन और धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से। रिसर्च और अपडेट के मुताबिक आज लगभग 28 से 40 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं। ये लोग ज्यादातर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों में काम करते हैं। वहीं लगभग 6 लाख भारतीय नागरिक नेपाल में रहते हैं। इन मूवमेंट और रेमिटेंस का दोनों देशों की इकोनॉमी पर गहरा असर है। नेपाल की जीडीपी का करीब 28 से 33% हिस्सा रेमिटेंस से आता है, जिसमें भारत में काम कर रहे नेपाली नागरिक का योगदान सबसे ज्यादा है। अब जो हालात नेपाल में बने हैं, जेनजी प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया बैन, हिंसा और कर्फ्यू, इनका असर सिर्फ नेपाल के भीतर ही नहीं बल्कि कुछ हद तक भारत में रह रहे लाखों नेपाली परिवारों और नेपाल में बसे भारतीयों पर भी पड़ रहा है। क्योंकि अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो रेमिटेंस फ्लो, बिजनेस और बॉर्डर मूवमेंट सब प्रभावित होते हैं। अब भारत के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री का रिश्ता और केपी ओली और चीन के पहलू पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम इंडिया नेपाल रिलेशंस देखें तो ये हमेशा से बहुत गहरे और खास रहे हैं। पुष्प कमल दहाल जब प्रधानमंत्री बने, भारत से उनके रिश्ते व्यावहारिक रहे। उन्होंने कई बार भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी कहा और भारत के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम करने की बात की। लेकिन ओली के कार्यकाल में कई बार रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। 2020 में नेपाल ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। लिपुलेख पास भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है और कालापानी रीजन लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का छोटा इलाका है। भारत का दावा है कि ये इलाका उत्तराखंड का हिस्सा है, जबकि नेपाल कहता है कि ये उसके धारचूल जिले में आता है। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के बीच बड़ा विवाद हुआ और रिलेशंस में दरार आई। 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के बारे में भी ओली ने एक बयान दिया, जिसमें कि असली अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम नेपाली थे, ऐसे उन्होंने बयान दिए, जिससे बड़ा विवाद हुआ। उन्होंने भारत में स्थित अयोध्या को फेक अयोध्या बताया। वहीं चीन के साथ केपी ओली ने काफ़ी नज़दीकी बनाई। वो चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लाए और भारत पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए चीन से तेल और गैस लाने की कोशिश भी की। ये सब भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न था। भारत में चिंता थी कि कहीं नेपाल अपनी परंपरागत इंडिया फर्स्ट नीति से हटकर पूरी तरह चाइना फ्रेंडली पॉलिसी न अपना ले। इसी दौरान इन प्रदर्शनों को लेकर एक बात और उठती दिखी कि ऐसे हिंसक प्रदर्शनों के पीछे बाहरी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये शायद स्पष्ट ना हो पाए, लेकिन चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी संदेह में रखा जा रहा है। केपी ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल किस दिशा में जाएगा, ये सवाल खुला है। अगर नई सरकार भारत के साथ रिश्ते मजबूत करती है तो ये दोनों देशों के लोगों और आर्थिक सहयोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर चीन के साथ झुकाव बढ़ता है तो इसका असर भारत की सिक्योरिटी, ट्रेड और कल्चरल लिंकेज पर पड़ सकता है। नेपाल की सेना, पुलिस, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि देश में शांति बहाल करने का एकमात्र तरीका संवाद और संयम है। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि सभी नागरिक हिंसा से दूर रहें और शांति की राह पर चलें।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल की हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह हिंसा दिल दहलाने वाली है और नेपाल की शांति और स्थिरता भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोदी ने सभी नेपाली नागरिकों से अपील की कि वो हिंसा छोड़कर शांति का समर्थन करें। नेपाल में रह रहे लोग और भारत में पढ़ रहे नेपाली छात्र गहरे डर और चिंता में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और IIT धनबाद के छात्रों ने कहा कि वो दशहरा पर नेपाल जाने वाले थे, लेकिन अब उनने ये प्लान रद्द कर दिया। वो अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। एक छात्र ने कहा, मैं दोस्तों से हमेशा कहती थी कि नेपाल घूमने जाओ, लेकिन अब शर्म आती है कि अपने ही देश में लोग इतनी हिंसा से गुजर रहे हैं। इन आंदोलन की मांगे अब केवल सोशल मीडिया बैन या सरकार से नाराजगी तक सीमित नहीं है। छात्र और युवा चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों की जवाबदेही तय हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी मिले, राजनीतिक नेताओं के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय की जाए और भ्रष्टाचार व परिवारवाद पर सख्ती से लगाम लगे। कुल मिलाकर नेपाल का यह आंदोलन भ्रष्टाचार, असमानता और पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ युवा पीढ़ी का उठ खड़ा होना है। सड़कों पर फैले गुस्से और दुख ने नेपाल की राजनीति को हिला दिया है और देश के भविष्य की दिशा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे थे जिस्ट।